कैसे व्यापार करने आई कंपनियां भारत की मालिक बन बैठी बिल्कुल, और कैसे उनकी नीतियों ने देश की कमर तोड़ दी। और फिर उसी राख से आजादी के संघर्ष की आग कैसे भड़की। सही बात है। इन दस्तावेजों में हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी लगने वाली टैक्स नीति ने पूरे कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया, या कैसे शिक्षा का इस्तेमाल लोगों को सुधारने के लिए नहीं बल्कि राज को मजबूत करने के लिए किया गया। मतलब हर छोटी जानकारी बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि भारत के अतीत की कौन सी परतें खुलती हैं। जरूर। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बार बार आ रहा है। वे इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम अक्सर डच लोगों को भूल जाते हैं। हाँ। डच, जिन्हें वीओसी यानी वेरेनिग्ड ओस्टिंडिस कंपनी भी कहा जाता है, असल में 17वीं सदी की एक सुपर पावर थी। अच्छा। 1602 में बनी कंपनी अंग्रेजों से भी पुरानी और ज्यादा अमीर थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1606 में पेटापुली यानी आज के आंध्र प्रदेश में लगाई थी। शुरुआत में उनका पूरा ध्यान मसालों के व्यापार पर था। तो क्या वे सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रहे, या उनका इरादा भी सत्ता में आने का था? इरादा तो देखिए सबका ही था। वे सिर्फ व्यापारी नहीं, एक सैन्य शक्ति भी थे। इसका एक बड़ा उदाहरण 1663 में मिलता है। जब उन्होंने कोचीन के राजा से मिलकर पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया। इस एक घटना ने मालाबार तट पर पुर्तगाली दबदबे को लगभग खत्म कर दिया और डच ताकतवर बनकर उभरे। लेकिन क्या उन्हें हमेशा जीत ही मिली? मतलब क्या भारतीय शासकों ने बस उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा करने दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी का एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। 1741 की कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल? जी। इसमें त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जबरदस्त शिकस्त दी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। अच्छा, वो कैसे? पहली बार किसी भारतीय राज्य ने एक आधुनिक यूरोपीय सेना को जमीन पर निर्णायक रूप से हराया था। इसने ये मिथक तोड़ दिया कि यूरोपीय शक्तियां अजेय हैं। कमाल है। तो जब डच और पुर्तगाली आपस में उलझे हुए थे, तब अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या कर रहे थे? वो अपना खेल जमा रहे थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में हो ही चुकी थी। हाँ। और उन्हें रानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार भी मिला हुआ था। वे धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। वहीं फ्रांसीसियों के भी यानम और चंदन नगर जैसे अहम ठिकाने थे। तो मतलब उस दौर का भारत एक शतरंज के बिसात जैसा था। बिल्कुल, जहां ये चारों यूरोपीय ताकतें और भारतीय रजवाड़े एक दूसरे को शय और मात देने में लगे थे। और इस शतरंज के खेल में आखिरकार अंग्रेज जीत गए। तो अब बात करते हैं उनकी नीतियों की, जिनका भारत पर बहुत गहरा और शायद विनाशकारी असर पड़ा। कपड़ा उद्योग को ही लें, जो कभी भारत की पहचान हुआ करता था। उसके बारे में ये दस्तावेज क्या बताते हैं? ये एक बहुत ही दुखद कहानी की ओर इशारा करते हैं। अंग्रेजों ने एक बहुत चालाक और भेदभाव भरी नीति अपनाई। कैसी नीति? जब भारत का बना कपड़ा ब्रिटेन जाता था तो उस पे भारी टैक्स लगाया जाता था ताकि वो महंगा हो जाए और बिक न सके। लेकिन जब ब्रिटेन की मिलों में बना कपड़ा भारत आता था तो उस पे कोई टैक्स नहीं। ओह, मतलब एक तरफा मुफ्त व्यापार। बिल्कुल, जो असल में आर्थिक गुलामी की शुरुआत थी। इसका नतीजा तो साफ है, भारत का उद्योग तबाह हो गया होगा। बिल्कुल, नतीजा ये हुआ कि भारत का विश्व प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग दम तोड़ने लगा। और लंकाशायर और मैनचेस्टर का सस्ता कपड़ा भारतीय बाजारों में भर गया। सही कहा। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये भारत को एक औद्योगिक देश बनने से रोकने की सोची समझी रणनीति थी, ताकि भारत सिर्फ कच्चा माल पैदा करने वाला देश बनकर रह जाए। तो एक तरफ तो उन्होंने भारतीय उद्योग को तबाह किया। क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके अलावा भी भारत की दौलत को देश से बाहर ले जाने का कोई और बड़ा तरीका था? हाँ, और इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का सिद्धांत कहा। अच्छा, ये थ्योरी बहुत सुनी है। उन्होंने अपनी किताब में विस्तार से समझाया कि कैसे अंग्रेज अफसरों की भारी भरकम तनख्वाह, उनकी पेंशन, कंपनी के मुनाफे और प्रशासनिक खर्चों के नाम पर भारत का पैसा लगातार ब्रिटेन भेजा जा रहा था। मतलब हर तरह से निचोड़ा जा रहा था। नौरोजी ने इसे ब्लीडिंग इकोनॉमी कहा था, एक ऐसा देश जिसका धीरे धीरे खून बहाया जा रहा हो। जब अर्थव्यवस्था का खून बह रहा हो तो इसका सबसे ज्यादा असर तो आम आदमी, खासकर किसानों पर पड़ा होगा। उनकी क्या हालत थी? बहुत खराब। भारी लगान, जमींदारों का अत्याचार और अंग्रेजों के बनाए नए कानूनों ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। इसी वजह से देश भर में विद्रोहों की चिंगारियां फूट रही थीं।
जैसे 1830-31 में मैसूर में हुआ नागर विद्रोह या 18वीं सदी के अंत में बंगाल का सन्यासी फकीर विद्रोह। सन्यासी फकीर विद्रोह, ये तो सिर्फ टैक्स के खिलाफ नहीं लग रहा। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ टैक्स के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि इसमें धार्मिक पहचान और तीर्थ यात्रा पर लगी रोक का मुद्दा भी जुड़ा था। ये दिखाता है कि अंग्रेजों की नीतियां सिर्फ जेब पर ही नहीं बल्कि लोगों की आस्था और संस्कृति पर भी चोट कर रही थीं। इन दस्तावेजों में एक और विद्रोह का जिक्र है, जिसे पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह कहा गया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? आप 1768 के चुआड़ विद्रोह की बात कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वालों में आदिवासी समुदाय सबसे आगे थे। अच्छा। बंगाल और उड़ीसा के इन समुदायों ने अंग्रेजों की जमीन हड़पने की नीतियों और भारी टैक्स के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ा, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अनकहा अध्याय है। इतनी अशांति, इतने विद्रोह, क्या अंग्रेजों ने किसानों की इन समस्याओं को हल करने के लिए कभी कोई कदम उठाए? कदम उठाए, लेकिन बहुत देर से और आधे अधूरे मन से। जब बार बार अकाल पड़ने लगे और किसान कर्ज के बोझ तले पूरी तरह दब गए, तब भारतीय अकाल आयोग की सिफारिश पर 1904 में, काफी देर से, 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम लाया गया। इसका मकसद था कि किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर सहकारी समितियों के जरिए सस्ता कर्ज दिलाया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सिस्टमिक ढांचे की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं से उनके प्रशासनिक सुधारों की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल। इसी जरूरत में से निकला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से कंपनी के कामों में दखल देने और उन्हें कंट्रोल करने की पहली बड़ी कोशिश थी। ये एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इससे पहले मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की प्रेसिडेंसी अपनी अपनी दुनिया में काम करती थी। इस एक्ट के तहत पहली बार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब यहीं से भारत में एक केंद्रीय सत्ता की नींव रखी जा रही थी। हाँ, और जिसका केंद्र कलकत्ता बना। और शिक्षा नीति, उसका क्या मकसद था? क्या अंग्रेज सच में भारतीयों को पढ़ा लिखा कर आधुनिक बनाना चाहते थे? इन दस्तावेजों को देखने पर तो ऐसा नहीं लगता। उनका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा? हाँ, वे एक ऐसी पढ़ी लिखी फौज तैयार करना चाहते थे जो सस्ते क्लर्क बन सके, प्रशासन चलाने में मदद कर सकें और दिलो दिमाग से अंग्रेज हो। अच्छा। पश्चिमी मूल्यों और संस्कृति को फैलाना भी एक बड़ा लक्ष्य था, ताकि औपनिवेशिक शासन की जड़ें और मजबूत हो सके। समाज सुधार उनका असली मकसद कभी नहीं था। लेकिन क्या ये नीति उन पर ही उल्टी नहीं पड़ी? मतलब? उन्होंने क्लर्क बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी और इसी शिक्षा ने लोगों को जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो और अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ाया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हो गई। बिल्कुल। ये उनके लिए दो धारी तलवार साबित हुई। जिस शिक्षा को वे नियंत्रण का हथियार बनाना चाहते थे, वही आजादी की मशाल बन गई। और फिर वो निर्णायक मोड़ आया 1857 के विद्रोह के बाद। उस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब कंपनी के बस का नहीं है भारत को संभालना। और तब? इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पास किया गया और सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी के पास चली गई। और इन्हीं ब्रिटिश नीतियों की प्रतिक्रिया में भारतीय राष्ट्रवाद ने एक संगठित रूप लेना शुरू किया। यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी शुरू होती है। सही है। इसके बनने के पीछे की कहानी क्या है? कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने की थी और इसके बनने से जुड़ी एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बहुत मशहूर है। सेफ्टी वॉल्व? जैसे प्रेशर कुकर में होता है? इसका क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल वही। इस थ्योरी के मुताबिक अंग्रेजों को डर था कि भारतीयों में जो गुस्सा पनप रहा है वो फिर से 1857 जैसे किसी बड़े विद्रोह का रूप ले सकता है। अच्छा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मंच बनाने में मदद की जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी भड़ास शांतिपूर्ण तरीके से याचिकाओं और भाषणों के जरिए निकाल सकें, ताकि प्रेशर फट ना जाए। बिल्कुल। जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व ज्यादा भाप को बाहर निकालकर उसे फटने से बचाता है,
वैसे ही कांग्रेस को भारतीयों के गुस्से को बाहर निकालने का एक सुरक्षित रास्ता माना गया। ये तो बहुत दिलचस्प है। और कांग्रेस के पहले सत्र के बारे में भी कुछ रोचक जानकारी मिलती है इन दस्तावेजों से। हाँ, एक आम गलतफहमी है कि पहला सत्र पुणे में होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैलने की वजह से इसे आखिरी समय में बॉम्बे में आयोजित किया गया। और इसी पहले सत्र में, जिसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी ने की थी, एक बहुत अहम मांग उठाई गई सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण। मतलब शुरू से ही उनका जोर व्यवस्था में सुधार और भारतीयों की ज्यादा भागीदारी पर था। तो कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन शुरुआत में इसका असर शायद पढ़े लिखे शहरी वर्ग तक ही सीमित था। हाँ, बिल्कुल। इस आंदोलन को आम जनता तक, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम तो गांधी जी के आने के बाद ही शुरू हुआ। बिल्कुल। गांधी जी ने ही स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बनाया। 1918 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह इसका एक बड़ा उदाहरण है। फसल खराब होने के बावजूद अंग्रेज लगान वसूल रहे थे, जिसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के एक सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में उभरे। और फिर दांडी यात्रा। हाँ, 1930 की विश्व प्रसिद्ध दांडी यात्रा, जो नमक कानून के खिलाफ थी, साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ शुरू हुई ये 24 मील की पदयात्रा जब दांडी पहुंची तो लाखों लोग इससे जुड़ चुके थे। ये ब्रिटिश राज की नैतिक नींव पर सबसे बड़ी चोट थी। गांधी जी सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं करते थे, उनका एक पूरा विजन था। शिक्षा के बारे में भी उनका एक अलग नजरिया था। हाँ, 1937 में उन्होंने वर्धा योजना या नई तालीम का विचार रखा। इसका मूल सिद्धांत था हाथ से काम करके सीखना, किसी शिल्प के जरिए सीखना। मतलब रटने वाली शिक्षा के खिलाफ। बिल्कुल। वे एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो बच्चों को आत्मनिर्भर और जमीन से जुड़ा हुआ बनाए। लेकिन क्या आजादी की लड़ाई में हर कोई अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था? हमारे स्रोत बताते हैं कि एक समानांतर, ज्यादा आक्रामक रास्ता भी था। बिल्कुल, और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रांतिकारी आंदोलन भी पूरे जोर पर थे। 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी? हाँ, जिसका एक ही मकसद था, सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकना। फिर 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया। उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वर शासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करना था। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी तो कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई जब लोगों ने खुद अपनी सरकारें बना ली थीं। हाँ, जब गांधी जी समेत सारे बड़े नेता जेल में बंद थे, तब देश के कई हिस्सों में लोगों ने ब्रिटिश शासन को मानने से इनकार कर दिया और अपनी समानांतर सरकारें बना लीं। अच्छा। पहली ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। भले ये कुछ ही दिन चली, पर इसका संदेश बहुत बड़ा था कि भारतीय अब अपना शासन खुद चलाने के लिए तैयार हैं। आखिर में इन दस्तावेजों में कुछ महान हस्तियों को दी गई उपाधियों का जिक्र है, जो उनके व्यक्तित्व और उनके योगदान को एक लाइन में बयां कर देती हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पहली है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय अशांति के जनक। ये किसे कहा गया? ये नाम ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को दिया था। वो तिलक की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा और जनता को लामबंद करने की उनकी जबरदस्त क्षमता से घबराते थे। और भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? ये उपाधि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम भीकाजी कामा को दी गई। वो एक महान क्रांतिकारी थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए लगा दिया। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली बार विदेश में भारत का झंडा फहराया था। तो असम से भी एक उपाधि का जिक्र है? जी, असम केसरी। केसरी का मतलब होता है शेर। यह उपाधि असम के प्रमुख राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी अंबिका गिरी राय चौधरी को उनके साहस और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी बेबाक आवाज के लिए दी गई थी। तो आज हमने देखा कि कैसे व्यापार के लालच से शुरू हुई कहानी दमनकारी नीतियों, विद्रोह और फिर एक संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन तक पहुंची। हर घटना दूसरी से जुड़ी हुई थी। आर्थिक शोषण ने विद्रोह को जन्म दिया और उन विद्रोहों ने एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। बिल्कुल, और ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक संघर्ष की एक जटिल कहानी है।
या समझना कि एक टैक्स नीति कैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, या शिक्षा का इस्तेमाल कैसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में हो सकता है। हाँ, ये आज भी उतना ही जरूरी है। और इस ड्रेन ऑफ वेल्थ का असर आज भी कहीं ना कहीं दिखता है। भारत और ब्रिटेन के बीच जो आर्थिक असमानता है, उसकी गहरी जड़ें इन्हीं नीतियों में है। चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर 1857 का विद्रोह ना हुआ होता तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत में और भी लंबे समय तक चलता, और क्या तब भारत का भविष्य कुछ और होता?